अस्सलामु अलैकुम। बस एक लम्हा ही तो था, मगर जैसे दिल की दुनिया इधर की उधर कर गया। सॉरी लेट, वो बोलते बोलते रुकी जब ज़रून के सीने पर इस सुनहरी गुड़िया को सर रखकर सोते हुए पाया। प्लीज़ ऐसे मत देखिए, मैं पहले ही बहुत अजीबो गरीब कैफियत से दो चार हूँ। ज़रून उनकी निगाहों को हैरत से फैलता देख बड़े लचकदार अंदाज में गोया हुआ। ज़रून इस हालत में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अपनी वालदा को आंखों के इशारे से इसे हटाने का कहा। अनाइजा बेगम बगैर कोई सवाल किए इसे उठाने की कोशिश करने लगी, जिस पर वो लड़की चिढ़ते हुए उठी। बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो? मेरे साथ चलो, बेड पर आराम से सो जाओ। इनके नरमी से कहते ही वो मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। ओह मेरी प्यारी मदर इन लॉ, आप कितनी अच्छी हैं। काश ये हैंडसम लड़का रहमदिली में थोड़ा सा ही आप पर चला जाता। वो इनके दोनों गालों को बड़ी मोहब्बत से चूमकर बोली थी, जिस पर अनाइजा बेगम हक्का बक्का होकर इसे देखने लगी। जबकि ज़रून ने शर्मिंदगी के मारे अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो बेटा, कमरे में चलो। अनाइजा बेगम इसके बाजू को नरमी से पकड़कर गेस्ट रूम की जानिब ले जाने ही लगी थी कि वो हाथ छुड़ाकर नो पहले मुझे एक बात तो कंफर्म करने दीजिए। ये कहते ही वो तेजी से ज़रून के पास आई थी। इसके चेहरे के बिल्कुल रूबरू अपना हसीन चेहरा लाकर कहा, अपना वादा भूले तो नहीं होना हैंडसम। इसकी नजदीकी के सबब ज़रून को सांस लेने में अब मुश्किल पेश आने लगी थी। इसने बामुश्किल गले में अपना थूक निकला और डरते डरते पूछा, कौन सा वादा? वो डर रहा था कि कहीं वो लड़की इसकी माँ के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे, जिसकी वजह से इसे मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुम तो अभी से ही बोल गए हो, ये तो चीटिंग है। वो रोतूसा मुंह बनाकर पैरों को बच्चों की तरह जमीन पर जोर जोर से पटकते हुए बोली, बेटा मुझे बताओ कौन सा वादा? मैं इसे फिर कभी बोलने नहीं दूंगी। अनाइजा बेगम इसकी कैफियत को समझते हुए बहलाने की नीयत से गोया हुई। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। ये कहते हुए इसने बड़ी मोहब्बत से ज़रून की आंखों में देखकर कहा, आइंदा मुस्कुराकर देखोगे और मोहब्बत से भी। ज़रून अपनी माँ के सामने शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। वो वाकिफ था गुस्से का कोई फायदा नहीं होगा। मुकाबिल अभी बिल्कुल भी होश में नहीं है। तुम ये पहनकर जाओगी? वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो नाजुक सिफ्त लड़की आईने के सामने अपना अक्स संवारती नजर आई। इसने सफेद रंग की लॉन्ग मैक्सी जो स्लीवलेस थी, जेब तन की हुई थी। मैक्सी कॉलर वाली थी, जिससे पतली पतली पट्टियां नीचे की जानिब जाकर सीने से ऊपर के मकाम पर जहां से मैक्सी स्टार्ट हो रही थी, इस हिस्से से ज्वाइंट थी। एक पट्टी से दूसरी पट्टी के दरमियान थोड़ा फासला। इस फासले के मकाम से नजमा के जिस्म की दूधियाई रंगत साफ झलक रही थी। इन पट्टियों पर शीशे का काम हुआ नजर आ रहा था, माना वो बहुत हसीन लग रही थी इसमें, मगर मोहिब की नजर में वो सूट बाहर पहनकर जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। क्यों, क्या बुराई है इसमें? वो मोहिब की जानिब पलटकर आईब्रो उचकाकर बड़ी नासमझी से पूछने लगी थी। नज 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, चेंज करो जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। आंखें गुस्से से लाल हुई जब वापसी पर इसे इन्हीं कपड़ों में मलबूस अपना मुंतजिर पाया। तुमने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? वो गुस्से से एक आईब्रो उचकाकर टॉवल बेड पर फेंकते हुए इस्तफसार करने लगा। अब क्या मैं कपड़े भी तुम्हारी मर्जी से पहनूंगी? वो गुस्से से लाल पीली होकर बड़े तंजिया अंदाज में सवाल करने लगी। इसका लहजा बहुत दिल खराश मालूम हुआ इससे। जिंदगी में पहली बार इसे कपड़ों पर किसी ने टोका था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? वो कैलिफोर्निया जैसे आजाद माहौल में पली बड़ी थी। इसके नजदीक
اس کے ڈریس میں بالکل بھی کوئی خرابی نہیں تھی. بتا دو اب کیا سانس لینے کے لیے بھی تمہاری اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ مجھے وہ اسی تیش کے عالم میں اس کے روبرو کھڑی ہو کر اسے استفسار کرنے لگی. وہ بالکل بھی غلط نہیں تھی مگر اپنی جگہ پر، بس ماحول اور سوچ کا بہت بڑا فرق ان کے درمیان حائل ہو رہا تھا. محبت کا تو دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، تو ایک دوسرے کے لیے خود کو کیوں بدلنے کی کوشش کرتے، کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو، اس فرق کو جو ان دونوں کے درمیان میں حائل ہو رہا تھا. صرف رشتے کو نبھانے کی خواہش سے کچھ بھی تو نہیں ہوتا، نبھانے کے لیے جھکنا بھی پڑتا ہے، راہیں نکالنی پڑتی ہیں، ایسی راہیں جس میں دونوں کی عزت نفس بھی برقرار رہ سکے. تم چیلنج کرو گی یا تم جا کر کپڑے چینج کرو گی؟ وہ بحث کرنے کا عادی تو نہیں تھا. سامنے کھڑی لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر اس سے سوال کیا. وہ اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بند کر کے کھڑا تھا، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ وجیحہ مرد اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. نہیں، وہ اس کے منہ پر انکار کر کے غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی برابر والے پورشن میں چلی گئی تھی. منہ پر انکار اسے غصے سے پاگل کر رہا تھا. دل چاہا اس لڑکی کا خشر نشر کر دے. تھی کیا وہ ایک نازک صفت لڑکی، اتنی کمزور کہ اس کے ذرا سی سختی بھی نہ سہ سکے. چاہتا تو اپنے غصے میں اس کی عقل 2 منٹ میں خاک کر دیتا، مگر پھر بھی خاموش کھڑا رہا، بس اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرتا رہا. غصے کی شدت اتنی تھی کہ اسے اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے ایک زوردار لات پیٹ پر ماری، پھر سائڈ ڈور پر رکھا لیمپ اٹھا کر سنگار دان پر دے مارا. اس سے بھی غصہ کم نہ ہوا تو اپنا ہاتھ کا مکا بنا کر زور سے شیشے کے دروازے پر مارنے ہی لگا تھا کہ توڑ پھوڑ کی آواز سن ڈر کر وہ نازک صفت لڑکی تیزی سے باہر آئی تھی. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چیختے ہوئے بولی. دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ غصے سے چنگارتے ہوئے کہا. گیٹ آؤٹ. وہ بے یقینی سے اس کے سرخ چہرے کو تک رہی تھی کہ ایک بار وہ پھر زور سے ڈرا تھا. تم پھر سے مجھے کمرے سے نکال رہے ہو، اس نے روحانسا لہجے میں شکوتاً کہا تھا، اور اگلے ہی لمحے تیزی سے مڑ کر جانے لگی تھی. اسے جاتا دیکھ اس ستمگر نے اپنا سر پکڑ لیا. اگر آج وہ اپنے کمرے سے اسے لڑائی کے بعد نکل جانے دیتا تو محیب وہ جنگ ہار جاتا جو وہ کب سے تنہا لڑ رہا تھا. دنیا کی سب سے بڑی جنگ وہ ہے جو انسان خود سے لڑے. اگر آج وہ کمرے سے لڑائی کے بعد نکل جاتی تو وہ یہ جنگ بھی ہار جاتا. آنکھیں 1-2 ثانیوں کے لیے اس نے بند کی. وہ جلتے پتے، وہ چیخے، وہ خود کا تنہا کمرے میں رونا، وہ آنسو اور وہ وعدہ. اگلے ہی لمحے چیٹی کی رفتار سے اس کے پاس پہنچ کر بازو سے تھام کر اسے روکا. چھوڑو مجھے. وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. میں نے کہا چھوڑو مجھے. وہ مسلسل اپنا بازو اس ستمگر کی گرفت سے آزاد کروانے کا جتن کر رہی تھی. چپ چاپ یہاں بیٹھو. محیب نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے روبدار انداز میں کہا. شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ کے سبب نجمہ کا سانس بری طرح پھول رہا تھا. اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی. اس کا منہ کھل گیا تھا. اسے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سانس لینے کی کوشش کرتا دیکھ محیب تیزی سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے فکر مند لہجے میں بولا. ریلیکس. وہ برابر میں بیٹھ کر بڑی نرمی سے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے. ریلیکس. سب ٹھیک ہے. پلیز ریلیکس. تمہیں کپڑے چینج نہیں کرنے تو مت کرو. محیب اٹھ کر پانی کے جگ سے پانی نکال کر اس کے پاس لایا. اس سے ابھی بھی سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی. اس کا چہرہ اور آنکھیں بالکل سرخ تھی. یہ پہلی بار تھا جب وہ نجمہ کے آگے جھک گیا تھا. اپنی ڈیمانڈ کو اس کی خاطر مکمل ترک کر دیا تھا. جب تک وہ پوری طرح نارمل نہ ہوئی وہ اس کے برابر میں بیٹھ کمر سخلاتا رہا.
वो मुहीब अशलाल मलिक जो कभी अपने फैसले बदला नहीं करता था, इसके लिए इसने बदला। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो अपनी डिमांड से, जो जायज भी थी, पीछे हट गया था। मगर मुकाबल ने ये बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। 3 महीने बहुत होते हैं। वो एक आजाद पंछी की तरह अपने असूलों कवानीन पर जिंदगी गुजारने वाली लड़की थी। इसके नजदीक मुहीब अशलाल मलिक ने इसे कैद कर लिया था। अब इसका दम घुटने लगा था। इस कैद खाने में आहिस्ता आहिस्ता सब्र बर्दाश्त भी जवाब दे रहे थे। वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। जरा जरा सी बात पर इसे शदीद गुस्सा आ जाता था। कुछ प्रेगनेंसी का भी असर था। चलो, इसकी तबीयत बेहतर होती देख वो उठकर तैयार होने चला गया था। थोड़ी ही देर में ब्लू रंग की शर्ट, इस पर ब्लैक रंग का कोट और पैंट पहने, बाल जेल से सेट किए, कार की चाबी उठाते हुए बोला। पूरे कमरे में इसके परफ्यूम की महक बिखरी थी। नजमा अभी भी मुंह बसोड़े नजरें फर्श पर जमाई बैठी हुई थी। उठो, वो सुनकर भी अनसुनी कर रही थी, जिस पर वो मुंह बगाड़ते हुए बाजू को नरमी से पकड़कर इसे खड़ा करने लगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। वो बाजू एक चटके से छुड़वाकर वसीली निगाहें इस सितमगर पर टिकाए, कतई अंदाज में गोया हुई। उफ, अपनी दोनों आईब्रो के दरमियानी हिस्से को अपनी शहादत की उंगली से मसलते हुए 1-2 सानियों के लिए इसने आंखें बंद की और एक गहरा सांस हवा में खारिज किया, जैसे अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की सही कर रहा हो। ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर आज के बाद मुझसे ये तवक्का बिल्कुल भी मत रखना कि तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, और न ये ताना देना कि तुम्हें एक कमरे में गोट कर मार रहा हूँ। इसके जुज़बुज़ होकर अलानिया कहते ही वो एहतजाजन बोली, ताना नहीं था, वो हकीकत है। तुमने मुझे कैद कर रखा है। बेवकूफ लड़की, कैसे समझाऊं तुम्हें? निकाह कोई कैद नहीं है, निकाह का तहफ्फुज है। फकत इतना ही जुमला अदा किया था इस सितमगर ने, लेकिन वो जुमला अपने अंदर कितना गहरा मैंने समोए हुए था। निकाह एक तहफ्फुज है। ये सामने खड़ी लड़की बिल्कुल ना समझ सकी। तहफ्फुज, मुखसा तंजिया अंदाज में बोली। कुछ था इसकी पुरसराल नीली आंखों में, मगर क्या वो पढ़ न सकी। मजीद कुछ न कहा, सिर्फ अपना कोट उतार कर सामने खड़ी लड़की के बाजू पर फैलाकर डाल दिया। वो वाकिफ थी सितमगर के इस अमल का क्या मतलब है। नीचे वेट कर रहा हूँ, वो कहकर जाने लगा। कहा ना नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे, वो बिफर कर जवाबदा हुई, मगर वो वजीहा मर्द इसके जवाब को इग्नोर करता हुआ बाहर चला गया। अकेले कमरे में वो बहुत देर तक बैठी रही। गुस्से की शिद्दत अज खुद ही दम तोड़ रही थी। खड़े होकर खिड़कियों के पास गई, एक खिड़की पर डाला पर्दा जरा सा खिसकाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो सितमगर मुंतजिर है भी या नहीं। वो खूबरू नौजवान कार के पास खड़ा अपना मुंतजिर नजर आया, फिर तेजी से पर्दा ढक दिया, कहीं इसकी नजर न पड़ जाए। फिर बैठकर सोचने लगी, क्या करना चाहिए, क्या करना है, जाना है या नहीं जाना है। हल्का सा झुक जाने पर शायद आज की रात कुछ सुनहरी यादें नसीब में आ जाएं, वरना ये अंधेरा कमरा तो मुकद्दर है ही। इस गुस्से और लड़ाई में नुकसान सिर्फ इसी का तो है। ये बात 99% है। मियां बीवी की लड़ाई में औरत मर्द से ज्यादा नुकसान उठाती है। 2 घंटे वो खड़ा खामोशी से इंतजार करता रहा। एक हाथ पैंट की जेब में था और दूसरा सेल की स्क्रीन पर। इसके बाएं हाथ की कलाई पर एप्पल वॉच थी, एक पांव मोड़कर कार से टिकाया हुआ और दूसरा जमीन पर जमाकर स्टाइल से खड़ा था। वो देखने में किसी हीरो से कम मालूम नहीं हो रहा था। इसकी हैंडसम पर्सनैलिटी को वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकी थी। इस लड़की की सैंडल की हील ने मुहीब को इतला दी कि मुकाबिल तशरीफ ला चुकी है। इसने सरसरी सी निगाह उठाई। अगले ही लम्हे आंखों में इत्मीनानी छाई, ये देखकर कि इसका दिया हुआ कोट अपनी कुर्ती पर पहन रखा है। कोट इतना बड़ा था कि उसकी मैक्सी मुकम्मल इसमें छुप गई थी। कार का गेट खोला, वो बगैर कुछ कहे बैठने लगी। जब वो बैठ रही थी, ठीक इसी लम्हे मुहीब ने इसके सर पर हाथ रखकर कवर किया ताकि टकराव न हो, इसके सर पर न लगे।
वो वजीहा मर्द कितनी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखता है, ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हुई। इसकी सियाह नशीली आंखें गैर इरादी तौर पर मुकाबिल के अमल के सबब इसके हसीन चेहरे पर टिक सी गई थी। तुम्हारा ही हूं, सब्र रखो। इसे अपने वजूद को तकता हुआ देख इसके कान के पास अपना मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बड़ी शोही से गोया हुआ, जिस पर इसने तेजी से अपना रुख तो सी सिमत किया। इसके रिएक्शन पर होंठों को गोल करते हुए कार का गेट बंद किया। चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था इसका। वो इसे कराची के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में लाया था। जो दिल चाहे ऑर्डर करो। इसने मेन्यू कार्ड नजमा की जानिब बढ़ा दिया था। वो खुद अपने सेल में मगन हो गया था। वो जिंदगी में पहली बार इतने शानदार खूबसूरत रेस्टोरेंट में आई थी। दिल को एक अजीब सी खुशी और मसरत मिली थी। वहां मौजूद हर चीज को वो बच्चों की तरह सताइशी निगाहों से तक रही थी। इसे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि पूरे रेस्टोरेंट में इनके अलावा कोई मौजूद न था सिवाय स्टाफ मेंबर्स के। मुहीब ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया हुआ है, मगर क्यों? शायद इस डर से कि इसके साथ कोई मुझे देख ना ले। हाँ, यकीनन यही सबब रहा होगा, वरना ये मेरी मोहब्बत में तो बुक करवाने से रहा। ये सोचते ही इसका सारा मूड खराब हो गया था। आखिरी जुमला सोचते हुए जैसे वो खुद पर ही हंसी थी, साथ साथ अब इसे मुकाबल पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब इतना ही डर है दुनिया का तो इसे लाने की क्या जरूरत थी। मुहीब ने इसे बला वजह हंसते हुए देखा, मगर वजह पूछने की जहमत ना की। मेन्यू कार्ड में खाने की डिशेस की जगह वो इनकी कीमतें पढ़ कर छोड़ रही थी। हर चीज इतनी महंगी थी कि इसके 3 साल की मेहनत से कमाई सैलरी सिर्फ एक डिश के बिल अदा करने में लग जाती। क्या हुआ? काफी देर बाद इस खूबरू नौजवान ने निगाह इस लड़की की जानिब उठाकर इस्तफसार किया। बहुत बहुत महंगा है सब कुछ। वो मेन्यू कार्ड बंद करते हुए मुंह लटकाए हुए बोली। व्हाट? तुम्हें डिशेस सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू कार्ड दिया गया था, ना कि कीमतें देखने के लिए। वो बेजारी से सर चटकते हुए कहकर अपना सेल साइड में रखने लगा। डिशेस फ्री में नहीं है, वो तेजी से सरगोशी वाले अंदाज में दांत पीसते हुए बोली। तो वो नासमझी से एक आईब्रो उचका कर बोला, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी सारी सेविंग एक वक्त के खाने में मैं नहीं उड़ा सकती। तुम्हारी तरह सोने का चमचा मुंह में लेकर तो नहीं पैदा हुई हूं ना मैं। वो बहुत खुददार लड़की थी, माना इसने मुहीब की दी हुई जेब खर्ची वापिस नहीं की थी और ना फेंकी थी, मगर ये भी एक हकीकत थी कि इसने अभी तक मुहीब का दिया 1 रुपया भी अपनी जात पर खर्च नहीं किया था। इसका जवाब सुनते ही मुहीब का दिल चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। इसने अपनी दोनों आईब्रो के दरमियानी हिस्से को शहादत की उंगली से मसलते हुए कहा, नॉट अगेन। होंठों को बींच कर दुनिया जहां की बेजारी आंखों में समोते हुए झुंझुलाहट से कहा, प्लीज नॉट अगेन। नच डोंट क्रिएट द सीन। मेन्यू में से अपने लिए डिशेस पसंद करो। पैसे बनने के लिए तुम्हारा हस्बैंड मौजूद है। मेन्यू कार्ड इसकी जानिब दोबारा खोलकर बढ़ाते हुए आहिस्तगी से मगर बड़े सख्त लहजे में कहा। हस्बैंड कहाँ? मुहीब के जुमले इसे अपने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए महसूस हुए थे। अगर वो हस्बैंड था तो दुनिया से इसे क्यों छुपा रहा था? इनके दरमियान के जायज ताल्लुक को वो तेजी से तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, नजरें इधर उधर कोई चीज ढूंढने के अंदाज में चिल्लाने लगी थी, जिसे देखकर मुकाबिल का खून खोल उठा था। नॉट स्टॉप इट। वो खा जाने वाली निगाह से गौराते हुए बोला। इसकी शार्प निगाहें नजमा को वार्निंग देती हुई महसूस हुई। मैं चिल्लाने लगी जैसे देख। मुकाबिल का खून खोल उठा था। नॉट स्टॉप इट। वो खा जाने वाली निगाह से गौराते हुए बोला। इसकी शार्प निगाहें नजमा को वार्निंग देती हुई मालूम हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर हस्बैंड, मगर अपना बिल मैं खुद भरूंगी। वो खासा जताते हुए बड़े एलानिया अंदाज में बोली। ओके, फिर मेरा भी भर देना। अपने गुस्से को मुकम्मल कंट्रोल करते हुए इसकी
जानिब देख बड़ी लापरवाही से कहा, क्या मैं अपना नहीं भर सकती, तुम्हारा कहाँ से भर दूं? इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो तेजी से इतराजन सरगोशी करने लगी। यही रूल है, बिल बनने का। इतना ही शौक है तो दोनों का बढ़ो, वरना खामोशी से डिनर एंजॉय करो। इसने दांत पीसते हुए बड़े सख्त लहजे में कहकर सीधे हाथ को हल्का सा हवा में बुलंद करके इशारा किया। वो मजीद बहस नहीं करना चाहता था इस लड़की के साथ। इसका इशारा देखते ही वेटर तेजी से इनकी जानिब आया। ओके सर, मुहिब मुकाबिल का इंतजार किए बगैर अपनी मर्जी से खाने का ऑर्डर करने लगा। वह एक के बाद एक डिशेस बोले चला जा रहा था और वेटर साथ साथ नोट करता जा रहा था। ये मंजर देखकर नजमा के पसीने छूटने लगे थे। वो कैसे इतने हाई फाई रेस्टोरेंट का बिल भरती, ऊपर से वो सदमगार ऐसे खाने ऑर्डर कर रहा था जैसे फ्री के आ रहे हों। एनीथिंग एल्स? वेटर के मुहस्सिब अंदाज सर में इस्तफसार करते ही मुहीब की जगह वो सदमे से दो चार हालत में बोली, हाँ, बर्तन धोने का साबुन भी ला देना। जी, वेटर उलझकर इसका हसीन चेहरा देखते हुए बोला, जबकि इसका जुमला सुनते ही मुहीब ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबाई थी। मुहीब, इतना सारा खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? वो खा जाने वाली निगाह से इस वजह मर्द को घूरते हुए बोली, पहली बार मेरी डियर वाइफ मुझे ट्रीट दे रही है, मैं कम से कम एंजॉय तो ठीक तरह करूं ना। वो जैसे अब मजा ले रहा था इसकी बेचारगी वाली हालत का। एंजॉय? वो अभी जवाब दे ही रही थी कि दो तीन वेटर एक साथ आए। इनके पीछे एक और वेटर खाने की बड़ी सी ट्रे लेकर आ रहा था। इन सब ने मिलकर कुछ ही मिनटों में खाली टेबल को खानों से भर दिया था। एंजॉय योर मील, मुहज्जिब अंदाज से मुस्कुराकर कहते हुए वो वेटर चले गए थे। शुरू करो नजमा। नजमा के चेहरे के सारे रंग परेशानी के सबब उड़ गए थे, जिन्हें देखकर वो खूबरू नौजवान काफी महफूज हो रहा था। प्लेट में खाना सजाकर इसके आगे बढ़ाते हुए बोला, मुहीब, मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं, तुम मेरा मजाक बनाने लाए हो। यहाँ जब से होश संभाला था तब से मेहनत से कमाकर खाना सीखा था। किसी से मांग कर खाने की आदत नहीं थी इसे। वो अपनी सहेलियों और जरून के साथ भी नॉर्मल रेस्टोरेंट जाया करती थी, मगर हमेशा अपना बिल खुद अदा करती। जरून से मंगनी से पहले तक अपना बिल हमेशा जिद करके खुद अदा किया था। मसला ये था कि मुकाबिल को वो अभी तक एक अनजान शख्स की तरह ही ट्रीट कर रही थी। इसके नजदीक वो मजाक उड़ा रहा था इसकी गुर्बत का। इस हसीन लड़की की स्याह नशीली आंखों में मोटे मोटे आंसू झलकने लगे थे, जिनके सबब इसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। चश्मा उतार कर अपनी आंखें साफ करते हुए रूहान सा आवाज में सामने बैठे सितमगर को देखकर कहा, नज, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम जिम्मेदारी हो मेरी। तुम्हारा नान नफका, खाना पीना, कपड़ा सब मेरी जिम्मेदारी है। इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? कभी तो ना आशनाई और कभी जैसे सब कुछ। वो कैसे यकीन कर ले इस सितमगर पर? यकीन भी तो दिलाने से आता है, और इसने कब खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश की थी? क्योंकि तुम दुनिया के सामने मुझे अपना नहीं रहे हो। मैंने अपनी औकात इसी दिन जान ली थी जब पलवशा मेरे सामने डल्ले से तुम्हारे सीने से लगी थी। गलती की इस दिन मुड़कर देखने की। काश ना देखा होता तो शायद आज यकीन कर लेती तुम मेरे हस्बैंड हो। इसकी आंखों से आंसू मसलसल बहते जा रहे थे। इस लड़की की खूबसूरत नशीली स्याह आंखें गम और गुस्से से बड़ी मालूम हुई। कानूनन और शरन वो बीवी थी इसकी, वो हक रखती थी पलवशा को हटाने का, मगर यह हक शोहर के देने से मिलता है। सितमगर ने कब दिया था ये हक इसे? कहाँ? क्या इन जालमों ने गन सर पर नहीं तानी थी इसके के वो खुद को बीवी नहीं कहेगी इसकी। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, वह संजीदगी से कहकर खाना खाने लगा। मुहीब अजलाल मलक, तुम नहायत ही बेहिस हो। इसे आराम से खाना खाते देख वो जुज़बुज़ होकर
कदवरत भरी नजरों से तकते हुए बोली। मुहिब नहीं जानता था कि नजमा इस दिन पलटकर कमरे में वापस आई थी और इसने पलवशा को इसके गले लगा देख लिया था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था, तुम्हें फर्क पड़ता है। काफी देर माहौल पर खामोशी ताड़ी रही। वो दोनों ही खामोशी से खाना खा रहे थे कि अचानक वो हल्का सा मुस्कुराते हुए मुकाबिल हसीना को देखकर गोया हुआ। मुन्ना समझी से पानी का गिलास मुंह से हटाते हुए इसे देखने लगी। मेरे किसी और के करीब जाने से अच्छा लगा जानकर मिसिस मुहिब अजलान मलक जेलस फील कर रही हैं। नजमा की खामोशी इससे चुप सी रही थी, इसलिए छीनने की नीयत से जिज करने वाले अंदाज में गोया हुआ। जेलस? और वो भी मुहिब अजलान मलक तुम्हारे लिए? उफ, तुम्हारी खुशफहमियां। वो अपना मुंह टिश्यू से हल्के हल्के हाथ से साफ कर रही थी जब मुहिब के अल्फाज कानों की समाज से टकराए। टिश्यू को मट्ठी में बींच कर मसलते हुए सामने बैठे इस वजीह मर्द को देखकर अकड़ कर जवाबदा हुई। इसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बस होंठों के किनारों पर स्मार्ट मुस्कुराहट सजाई रखी, जैसे बता रहा हो तुम कुछ भी बोलती रहो, हकीकत यही है कि तुम जेलस हुई हो। कोल्ड ड्रिंक का गिलास नीचे रख दो, प्रेगनेंसी में ये पीना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुहिब ने ऑर्डर करते वक्त भूले से 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी, लेकिन जैसे ही नजमा को कोल्ड ड्रिंक का गिलास मुंह से लगाते हुए देखा, फौरन टोकते हुए कहा, पर मेरा दिल चाह रहा है। वो बड़े लचकदार अंदाज में कोल्ड ड्रिंक के गिलास को मुतमनी निगाहों से देखते हुए कहने लगी, तो दिल को काबू में रखो। वह संजीदगी से गोया हुआ। नजमा को बेहतर महसूस हुआ ये देख के कि वो परवाह कर रहा है बच्चे की। बाकी यकीन आने लगा कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।